दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की भूगोल हमारा पर्यावरण का अध्याय 9 जो है रेगिस्तान में जीवन। यह अध्याय 7वीं कक्षा के भूगोल का अंतिम अध्याय है। इसके बाद हम 8वीं कक्षा का भूगोल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय रेगिस्तान में जीवन। दोस्तों अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है, यानी पेड़ पौधे मनुष्य और पशुओं सभी जंतुओं के लिए जल जीवन है या जल महत्वपूर्ण आधार है जीवन का। जहां पीने के लिए जल न हो, मवेशियों के चरने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा या तो वहां पर जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। अब हम विश्व के कुछ स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कठिन और कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। जो सबसे गर्म क्षेत्र हैं और जो सबसे ठंडे क्षेत्र हैं, ये दोनों ही विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जो मौसमी दशाएं होती हैं वो कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहां पर लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं और वहां पर जनसंख्या की बसावट भी हो जाती है। तो रेगिस्तान यानी डिजर्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान होता है और विरल वनस्पति और विरल जनसंख्या का बसावट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि रेगिस्तान क्या है। रेगिस्तान ऐसा स्थान है जहां पर तापमान अति चरम होता है। यहां पर चाहे या तो अत्यधिक तापमान हो सकता है या बहुत कम तापमान हो सकता है। तो इन तापमानों की विभिन्नता के आधार पर दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, एक गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। तो यहाँ पर अगर जो कहीं भी इन जगहों पे रेगिस्तानों में कहीं भी जल की उपलब्धता है तो वहाँ पर लोग कृषि कार्य करते हैं और वहाँ पर लोग वहाँ पर जाकर बस गए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं गर्म रेगिस्तान के संबंध में। दोस्तों सहारा रेगिस्तान का नाम आपने सुना होगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। विश्व और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर सहारा रेगिस्तान का फैलाव है। ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है और ये लगभग इसका क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के में फैला हुआ है। तो जो सहारा रेगिस्तान है उसको आप भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल से तुलना करिए तो लगभग 3 गुना के आसपास आता है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है और सहारा जो मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान किन देशों में फैला हुआ है? तो याद रखिए सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये कौन कौन से देश हैं? ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। तो इनको आप अलग से एक पेज पर नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी रहे। रेगिस्तान के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में रेत का दृश्य उभरता है, लेकिन सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले ऊंचे पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर यानी 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो जो सहारा रेगिस्तान है केवल रेत या बालू नहीं है, यहाँ पर बजरी और चट्टान भी पाए जाते हैं। दोस्तों एक फैक्ट है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पहले हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य जानवर थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये जो मैप है आपका, इस मैप के आधार पर आप सहारा रेगिस्तान के विस्तार को देख सकते हैं। देखिए ये अटलांटिक महासागर का एरिया है और ये पश्चिमी सहारा और ये जो हल्का भूरा भाग है आपको दिख रहा है ये सहारा रेगिस्तान है। बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और आपने पढ़ा भी कि भारत के कुल क्षेत्रफल से 3 गुने के आसपास, 3 गुना से थोड़ा सा कम ही इसका क्षेत्र है और 11 देशों में सहारा रेगिस्तान का फैलाव है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में इसका अत्यधिक फैलाव है। दोस्तों
गर्म स्थान के बारे में जानते हैं तो सहारा का अल अजीजिया क्षेत्र जो है त्रिपोली में स्थित है, लीबिया की राजधानी। लीबिया के त्रिपोली में अल अजीजिया सहारा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और ये दुनिया में या धरती का सर्वाधिक तापमान वाला जगह है। जलवायु के बारे में आइए जानते हैं, सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है। तो रेगिस्तान दो प्रकार के हैं, पहले आपने देखा गर्म और शीत रेगिस्तान, गर्म मरुस्थल, शीत मरुस्थल। सहारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत अधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है या तो वर्षा होती ही नहीं है। आकाश जो होता है बादल रहित और निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा यहाँ पर तेजी से वाष्पीकरण हो जाता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। इसमें रेत और नग्न चट्टानें अधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें बहुत अधिक ठंडी हो जाती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो जो रेगिस्तान है वहाँ पे तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। अत्यधिक तापमान यानी 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और दिन के समय, और रात के समय अत्यधिक निम्न तापमान यानी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये वहाँ की चरम तापमान या चरम जलवायु दशा को प्रदर्शित करता है। रेगिस्तान में या सहारा रेगिस्तान में वनस्पति और प्राणी जगत कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सहारा जगत की जो वनस्पतियां हैं उसमें कैकट्स और खजूर के पेड़ एवं एकेसिया के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां और छिपकलियां यहाँ प्रमुख जीव जंतु हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल भी मिले हैं और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पहले जल था, नदियां थी, झील थे, तभी यहाँ पर मछलियों के जो हैं वो जीवाश्म पाए गए हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं दोस्तों? तो सहारा मरुस्थल के जो लोग हैं अत्यधिक विषम परिस्थितियों में रहते हैं। यहाँ की जलवायु कष्टकारी है और विभिन्न समुदायों को लोग निवास करते हैं और ये भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन और तुआरेग शामिल हैं। बेदुइन और तुआरेग लोग यहाँ पे रहते हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं और पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता है। यहाँ पे जो पहनावा है, धूल भरी आंधियों से और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र और लंबे वस्त्र पहनते हैं। सहारा मरुद्यान और मिस्र में नील नदी की घाटी जो है वो लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ पर जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगते हैं और चावल, गेहूं, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली जो कपास है वो पूरे दुनिया में विख्यात है। अगला है दोस्तों, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का क्षेत्र जो है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में है। तो तेल की खोज संपूर्ण विश्व में चल रही है और अफ्रीका महाद्वीप में जो अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में इनका खोज हो रहा है और इसके कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम शामिल हैं। दोस्तों, आजकल सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ आज मस्जिदों से ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं और तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक या गाइड का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं वो बेदुइन और तुआरेग याद करिएगा, ये हैं। और सहारा रेगिस्तान में कुछ जगहों पे जो लोग रहते हैं उनका निर्माण या वहाँ पे लोगों का जीवन कैसे संभव हुआ है इसके बारे में जानते हैं। जब रेत पवन को उड़ा ले जाती है, आप जानते हैं कि रेगिस्तान या मरुस्थलों में हवा बहुत तेज बहती है और रेत को उड़ाती है। रेत को जब हवा उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इसके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते
उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मरुद्यान जो कि ऐसा क्षेत्र मरुस्थल के बीच में होता है जहां जल की उपलब्धता होती है और उसके आसपास लोग रहने लगते हैं। अब आइए ठंडा रेगिस्तान के बारे में जानते हैं। जो गर्म रेगिस्तान था उसके बारे में आपने सहारा का अध्ययन किया, वहाँ के लोग कैसे हैं, जनजीवन कैसा है, जलवायु कैसा है, उसके बारे में आपने देख लिया। अब आइए कोल्ड डिजर्ट लद्दाख के बारे में अध्ययन करते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय और दाख का अर्थ होता है देश। तो लद्दाख का जो अर्थ हो जाएगा, सामान्य अर्थ, वो हो जाएगा पर्वतीय दर्रा का देश। तो दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय क्षेत्र में लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है और ये नदियां गहरी घाटियों और महाखड्ड यानी गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां भी हैं जैसे ग्रैंगी हिमानी। दोस्तों, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक ठंडी और शुष्क होती है। ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में द्रास सेक्टर लद्दाख में ही स्थित है। और वैसे तो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया में बरखोनियास्क है, लेकिन भारत का जो द्रास है लद्दाख में स्थित, ये भी दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में है। ये देखिए मैप में आप सियाचिन, हिमनद और लद्दाख का एरिया देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लद्दाख का एरिया है इसको दर्शाया गया है और ये देखिए श्योक नदी यहाँ पे बह रही है। श्योक नदी और सिंधु नदी यहाँ की जो मुख्य नदी है, सिंधु नदी यहाँ से बह रही है। कारगिल ये जो एरिया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो दुनिया का शीत मरुस्थल है लद्दाख, ये भारत का सबसे ऊंचा शीत मरुस्थल है। मुश्किल से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है और यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हैं, तो आप एक साथ एक समय पर उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी गर्मी और ठंडी एक साथ यहाँ पर आप परेशान हो सकते हैं। लद्दाख को खा पा चान भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है हिम भूमि या बर्फ की भूमि। तो लद्दाख में वनस्पति और प्राणी जगत कैसा है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। वनस्पति यहाँ पर बहुत कम है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर छोटी घास और झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत या विलो वृक्ष और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी और अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पर पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोराक, रेवेन और हूप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं का दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ऊनी वस्त्र के संबंध में आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। अब आइए लद्दाख के लोगों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, लद्दाख, तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच कई प्रकार की समानताएं हैं क्योंकि इनका जो जलवायु दशाएं हैं एक समान है और जो है ठंडी, और यहाँ पर धार्मिक स्तर पर भी या तो लोग मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र अपने अनेक बौद्ध मठों और परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। देखिए जो लद्दाख क्षेत्र है ये अपने बौद्ध मठ और परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ यहाँ पर हेमिस, थिक्से, शे और लामा यूरू हैं।
ये देखिए मठ का जो चित्र है 9.5, ये थिक से मठ का चित्र दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर और स्वच्छ मनोरम स्थल है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो हैं जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घरों और खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और सड़क और वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। यहाँ के मुख्य जो क्रियाकलाप है दोस्तों वो पर्यटन है। लद्दाख क्षेत्र का जो मुख्य क्रियाकलाप या जो मुख्य व्यवसाय है वो पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों की सैर और उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, तेजी से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है और इन सब के फलस्वरूप यहाँ का जनजीवन बदलाव हो रहा है, जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। ये देखिए चित्र में पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं आपको दिख रही हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारा लाचाला, लुग लाचाला और टंगलंगला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है, नहीं तो बर्फबारी के कारण राजमार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।